Hello, good morning friends. 10th class यूनिट है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, यू आर नॉट सीइंग ऑल द लेक्चर्स। कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर इस पिछले लेक्चर्स को अगर आप नहीं देखोगे, अगर इस लेक्चर को डायरेक्ट देखते हो, देयर वुड बी नो बेनिफिट एट ऑल। देयरफॉर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी दैट जो भी मैं लेक्चर बनाऊं, हर लेक्चर को बहुत ध्यान से एक बार में समझ में ना आए, 2 बार 3 बार उसको बड़ा ध्यान से देखा करो। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो ऑनलाइन क्लास में आपके डाउट ले सकता हूँ वेरी इजीली, और ले लूंगा सबसे वीक बच्चों के डाउट्स वेरी इजीली। इसलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी कि सारे के सारे लेक्चर्स को बड़ा डीपली ध्यान से सुना करो, देखा करो। वैसे आवाज क्लियर ना हो तो लीड लगा के तब सुन लिया करो लैपटॉप से, या किसी एम्प्टी रूम में जाके फोन ऑन करके तब सुन लिया करो। सिंपली वैसे भी सुनाया भी जाएगा विदाउट लीड, ओके, विदाउट यूजिंग ईयरफोन्स। ओके, yesterday we have discussed about up to now हमने इलेक्ट्रिसिटी में अब तक क्या पढ़ा है। होप सो यू विल फॉलो माय पॉइंट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ। हमने अब तक क्या पढ़ा है, बेसिकली ओम्स लॉ पढ़ा है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है। आज हम एक चीज को और डिस्कस करते हैं, दैट इज नन अदर देन कंडक्टेंस। दैट इज नन अदर देन कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस क्या होती है भाई? जैसे रेजिस्टेंस होती है, it is the property of a resistor which opposes the flow of electric current. Similarly, जो करंट के फ्लो को रोकती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। सिमिलरली कंडक्टेंस क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल G से। It is the property of a conductor which increases, which enhances the flow of electric current। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, conductance is defined as ease of flowing the charge carriers across the ends of a conductor on applying the potential difference। Ease of flowing the charge carriers across the ends of a conductor on applying the potential difference, that is called कंडक्टेंस। तो यहां से कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से, एंड इट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। एज वी ऑल नो दैट द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, अरे कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, साइमन। नाम के अंदर आपने देखा था जॉर्ज साइमन ओम ने इसको डिस्कवर किया था, इस लॉ को। देयरफॉर यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन। तो यहां से रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मो। इज इट क्लियर? और G इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, सिंपल है, तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। इतनी बात आ रही है समझ में? नाउ G इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाय A। कल भी मैंने आपको बताया था, A को ऊपर ले जाएंगे, A को ऊपर ले जाएंगे, नीचे क्या बचेगा, रो इनटू में L। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी की कल हमने सोल्व किया था, ओम इनटू मीटर, और लेंथ की क्या थी, मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय ओम और ऊपर जाके ओम इनवर्स। तो मैंने यही तो बताया था कि जो कंडक्टेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है, ओ इनवर्स। हियर एक टर्म आई थी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड दैट इज रेसिप्रोकल टू conductivity, that is reciprocal to conductivity। therefore conductivity को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा क्या है, that is reciprocal to resistivity। therefore sigma is equal to resistivity की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। होप
these points because we have already discussed about the resistance. Moreover, next जो टॉपिक आएगा इसके अंदर, जो हमने ओम्स लॉ को डिस्कस किया था, ओम्स लॉ वो क्या था, दैट वाज इनटू स्केलर फॉर्म. अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ इनटू वेक्टर फॉर्म. ओम्स लॉ इनटू वेक्टर फॉर्म. ये वेक्टर फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर जो जो क्वांटिटीज यूज होगी वो सभी क्वांटिटीज क्या होगी, वेक्टर फॉर्म के अंदर होंगी. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ओम्स लॉ इज इन वेक्टर फॉर्म. तो क्वांटिटीज क्या होगी, क्या कहते हैं ओम्स लॉ को, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the current density of a substance is directly proportional to electric field applied across its ends provided that all the physical conditions, physical condition मतलब जैसे कि temperature, pressure, nature of material that should remain constant. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, the current density is a vector quantity of a substance is directly proportional to electric field applied. ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, E is directly proportional to J. इसका मतलब क्या है, अगर मैं डेंसिटी को इंक्रीज करता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी. जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करनी है तो मुझे करंट डेंसिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी. इसका मतलब क्या हुआ, करंट डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, करंट डेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, इससे वेक्टर का सिंबल हम लगा सकते हैं. करंट डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड provided that all the physical conditions such as temperature, pressure that should remain constant. Therefore J is directly proportional to E or E is directly proportional to J or E is equal to rho J. इसको हम क्या लिख सकते हैं, E is equal to rho J. तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, या J is equal to rho E. आप बताओ क्या लिखेंगे, आप बताओ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे E is equal to 1 by rho J. J होता है, J is equal to rho E. इतनी बात आ रही समझ में, ये कांस्टेंट 1 by rho आएगा, ना कि rho आएगा. Which is required Ohm's law in vector form. अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ किस किस के बीच में बनाऊंगा, that is the graph between J and E. तो वो ग्राफ क्या होगा, दोनों इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं. That would be a straight line passing through the origin. That would be a straight line passing through the origin. So it was the Ohm's law in vector form. नेक्स्ट आता है भाई क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स on the basis of their conductivity, on the basis of their conductivity. मटेरियल की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, on the basis of their conductivity. As we all know that in class 10th we will divide these materials into basically three types. First one is called conductor. We can describe the materials on the basis of their conductivity. They are basically of three types. First one is conductor, second one is semiconductor, and third one is insulator. Insulator are also called dielectrics. Insulator are also called dielectrics.
फोर्थ वन में से एक और आता है जिसका हम लेटर डिस्कस करेंगे हायर स्टडीज, दैट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। वैसे इसको एक्सप्लेन यहां भी करेंगे। हाँ जी, कंडक्टर क्या होते हैं भाई, आपको नाम से ही पता लग रहा है। These are those substances which allows the charge carriers to pass through them completely on applying the potential difference. Let us suppose there is to be a conductor. अगर ये कंडक्टर, वैसे ये कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। Let us suppose, मैंने बोला है मान लो एक आयरन रोड है, it is to be a conductor. Then जब तक मैं इसके अक्रॉस, जब तक मैं इसके एड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा लूंगा तब तक मेरा करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने क्या बताया, these are those substances which allow the charge carriers to pass through them completely on applying the potential difference। उसको मैं क्या बोलूंगा, those substances are called conductors। एग्जाम्पल कंडक्टर के क्या हो सकते हैं भाई, जितने भी मेरे मेटल हैं, लाइक एस आयरन कह लो, और बताओ कॉपर बोल लो, और बताओ सिल्वर बोल लो, और बताओ गोल्ड बोल लो, एंड सो ऑन। एल्यूमिनियम भी कह लो, in which silver is one of the best conductor of electricity। Now next जो आता है that is called semiconductor, as it is very clear from the name that कंडक्टर के आगे वर्ड लगा हुआ है जिसको बोलते हैं सेमी, और सेमी का मतलब होता है हाफ। लाइक है ये सर्कल में, ये सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, these are those substances which do not allow, जो completely allow नहीं करते चार्ज कैरियर्स को to pass through them। These are those substances which do not allow the charge carriers to pass through them completely but allows only partially। जो partially allow करे, आधे चार्ज कैरियर्स को अपने अंदर से पास होने दे और हाफ चार्ज कैरियर्स को स्टॉप कर दे। मींस हाफ को पास करे, हाफ को स्टॉप करे। नाम से पता लग रहा है those are called semiconductors। मींस they will act like as barrier, एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। जैसे रोड के ऊपर आपने देखा होगा जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिसमैन, वो बैरियर लगा देते हैं। बैरियर, ट्रैफिक बैरियर वो क्या करते हैं, हाफ रोड के ऊपर लगा देते हैं। मतलब अगर मेरा रोड ये है तो यहाँ पे उन्होंने बैरियर इतने में लगा दिया तो जब जाने का रास्ता यहाँ तक तो कंप्लीट था, उसके बाद ऐसे टर्न करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, बैरियर है। समझ रहे हो व्हाट आई वांट टू से? ओके, वेरी गुड। हाँ भाई बच्चों, आप आ रही है समझ में? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, semiconductor, these are those substances which do not allow the charge carriers to pass through them completely but allows only partially, are called semiconductors। सेमीकंडक्टर तो बहुत सारे होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड्स हो गए, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। लेकिन जो बेस्ट हैं वो क्या है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एटसेट्रा आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। ये इंसुलेटर क्या होता है भाई, इट इज आल्सो कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स। तो ये होता क्या है, these are those substances। सबसे पहले आपने देखा भी इंसुलेटर क्या होता है, ये रहा। These are those substances, wood is an insulator। These are those substances, this marker is an insulator। In actual में अब मैं let नहीं बोल रहा, मैं suppose नहीं बोल रहा। This marker is an insulator। This pen is an insulator। It will not allow the charge carriers to pass through them even slightly। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, these are those substances which do not allow the charge carriers to pass through them
even slightly, जो अपने अंदर से थोड़े से भी चार्ज कैरियर्स को पास ना होने दे, those are called insulators, and insulators are also called dielectrics। तो यहाँ से मैं एग्जांपल इंसुलेटर का और एग्जांपल कंडक्टर का तो मैं बता चुका, इंसुलेटर का एग्जांपल बताता हूँ क्या हो सकता है। अभी बताया वुड, प्लास्टिक, ग्लास, और बताओ प्योर वाटर। अगर मैं कहूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट, इज इट इंसुलेटर? अरे बताइए भाई, समझ में आ रहा है? हाँ तो फिर बताते क्यों नहीं? प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट, इज इट इंसुलेटर? Very good. It is not insulator, it is conductor. Aqueous solution of salt is comes into the category of conductor. अरे होप सो सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है? ओके, वेरी गुड। यहाँ से पता लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से प्योर वाटर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ऐसे सो देयर आर a lot of examples you can take, जैसे कि मेरे नॉन मेटल्स वो सभी भी क्या आते हैं एटसेट्रा, comes into the category of insulator। नेक्स्ट आता है एक वर्ड सुपर कंडक्टर। भाई सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर से मेरे चार्ज कैरियर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम पास कर सके। आई मीन जो मेरा रेजिस्टेंस है वो क्या हो, ना के बराबर हो, नियर अबाउट जीरो। और ये रेजिस्टेंस जीरो कब होगा? टेम्परेचर होगा, इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर कितना होता है? दैट इज 4.2 केल्विन। आई मीन एक टेम्परेचर ऐसा होगा जिसको हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर कितना होगा? 4.2 केल्विन। तो 4.2 केल्विन के ऊपर क्या होगा? ये जो टेम्परेचर होगा दैट वुड बी नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर मेरा जो रेजिस्टेंस है सब्सटेंस का दैट इज सडनली ड्रॉप्स टू जीरो। उस वक्त मेरा जो सब्सटेंस है that will behaves like as क्या? सुपर कंडक्टर। और वो कौन सा एग्जांपल है, कौन सा मटेरियल है? दैट इज सॉलिड मरकरी। और सब्सटेंसेस भी हैं मेरे लाइक एज एलॉयज ऑफ जिरकोनियम, नायोबियम, ये सभी भी क्या हैं? सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। कब? 18 केल्विन के ऊपर। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? एट ए टेम्परेचर नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस सडनली ड्रॉप्स टू जीरो एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। कितना होता है? 4.2 केल्विन। इसके ऊपर जो मेरा सब्सटेंस है दैट विल बिहेव्स लाइक एज सुपर कंडक्टर। होप सो यू आर गेटिंग। अरे बच्चों समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? हाँ जी, सबको आ रहा है? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि सुपर कंडक्टर कहाँ कहाँ यूज होते हैं। क्या कोई बता सकता है? हाँ जी, बताइए। वेरी गुड। Superconductors are now these days superconductors are used in research work। रिसर्च वर्क के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम में। रिसर्च वर्क और कहाँ यूज होता है? दैट इज यूज्ड इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दैट इज यूज्ड इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और कहाँ यूज हो रहा है? that is used in high speed computer applications। high speed computer applications, इन सब के अंदर भी सुपर कंडक्टर का यूज हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो
these are the four types of materials that are classified on the basis of their conductivity. Now एक concept आता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसका काम क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे नाउ। होप सो एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। हाँ जी, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ये क्या करता है भाई? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ? कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है? इसका मतलब हुआ कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को राइज करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर डिपेंडेंस मींस टेम्परेचर के ऊपर उसकी कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है? एज वी ऑल नो दैट in case of conductor on increasing the temperature the resistance of the substance suddenly starts क्या increasing। उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। क्यों? why? anybody can anybody tell me why? nobody can tell me। ओके हाँ जी आप बताइए। ओके वेरी गुड। हाँ जी, क्योंकि हम सबको पता है सॉलिड्स के अंदर मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर द वेरी टाइटली पैक्ड, और जैसे ही मैं टेम्परेचर को राइज करूंगा तो उनके बीच में क्या होगी? बम्बार्डमेंट होगी। उनको मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी। इस वजह से मेरी रेजिस्टेंस क्या है? इंक्रीज होगी। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है? इंप्योरिटी एडेड होती हैं। नाम से पता लग रहा है, इस वजह से उनके पास स्पेस होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मूव करने के लिए। देयरफॉर उस केस के अंदर जो मेरी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ अल्फा स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। देयरफॉर कंडक्टर के अंदर अल्फा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है इन केस ऑफ कंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर अल्फा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। इस चीज को आप जान लीजिएगा, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होती है? नेगेटिव होती है। बात आती है इंसुलेटर की। अरे भाई ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगी। सुपर कंडक्टर की, कंडक्टर का भी बाप लगता है सुपर कंडक्टर, उसके अंदर रेजिस्टेंस तो ना के बराबर होता है, बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि वो हर चीज में एफिशिएंसी 100% प्रोवाइड करता है। देयरफॉर उस केस के अंदर भी जो मेरी अल्फा की वैल्यू है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर। तो यहां से मैं कुछ उसकी डेरिवेशन एक्सप्रेशन देखता हूं। एज वी नो दैट अल्फा का मैं आपको एक फार्मूला देता हूं। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू ρ2 minus ρ1। Let us suppose there are two materials, one is A and another is B। तो इसका रेजिस्टेंस भी कुछ होगा R1, इसका भी रेजिस्टेंस कुछ होगा R2, इसकी रेजिस्टिविटी कुछ होगी ρ1, इसकी रेजिस्टिविटी कुछ होगी ρ2। Therefore, on increasing the temperature, in case of conductor, resistance starts but increasing, therefore the value is alpha। तो मैंने मान लिया let ρ1 and ρ2 be the resistivity of these two materials A and B, and T1 and T2 be the temperature of these two materials A and B। क्योंकि टॉपिक का नाम बता रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना? अल्फा इज इक्वल टू
minus rho 1 divided by rho 1 into T2 minus T1। अल्फा यहाँ से मैं अल्फा के नीचे 1 लगा दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर रो 2 माइनस रो 1 किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा रो 1 T2 माइनस T1। इतनी बात आ रही समझ में? इस रो 1 को उधर ले जाए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? रो 1 प्लस अल्फा रो 1 T2 माइनस T1। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? which implies रो 2 किसके बराबर हो जाएगा? अरे भाई रो 1 को हम कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? इस रो 1 को नीचे ले आए तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला तो हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं कि रो 2 बाय रो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इनटू में डेल्टा टी। और रो 2 के पैरेलल में मैं क्या लिख सकता हूँ? R2। और रो 1 के पैरेलल में क्या लिख सकता हूँ? R1। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? R2 बाय R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से एक चीज और जरा गौर करके देख लीजिएगा, इसमें फॉर्मूला में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर एक फॉर्मूला तो ये बन ही गया, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय में R1 इनटू में T2 माइनस T1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा R। अरे भाई R2 माइनस R1 क्या होता है? डेल्टा R1 इनटू में डेल्टा T। और R1 को मैंने R मान लिया, तो क्या बन जाएगा? डेल्टा R बाय R इनटू में डेल्टा T, which is the required standard formula of temperature coefficient of resistance। अगर मैं यहाँ से यूनिट की बात करूँ, यूनिट आप सबको पता है, यूनिट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी? अरे बता सकता है कोई? यूनिट ऑफ अल्फा वो भी रेजिस्टेंस की ओम। चेंज इन रेजिस्टेंस है तो भी ओम, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर, चेंजिंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, तो यूनिट क्या हो जाएगी? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। दैट इज द यूनिट ऑफ अल्फा। थैंक यू।